मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हमारे साथ फिर एक बार औरंगाबाद ज़िले की मशहूर शख्सियत, सामाजिक शख्सियत साहेब खान पठान और बाबा मौजूद हैं। आज फिर एक विषय पे आपके साथ जनता के सामने हाजिर हैं। चलिए जानना चाहेंगे कि आज बाबा के मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, जनता जो भी है वो हम जानना चाहेंगे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है खैर मकदम है। ऐसा क्या बात है आज जो आज अपने मन की बात कहने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंसारी साहब, हमको आज इस विशेष पे बात करना है कि तमाम कुछ महीनों से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज का या चाहे किसी कर्मचारी का, ये नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके मीडिया से इसका एक खुलासा दूँगा कि असल में हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और सरकार के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सरकार अनदेखी कर रही है और आज हालात क्या चल रहे हैं, इस विषय से आज अपना जो है तो डिस्कस होगा और इंशाअल्लाह पूरी तमाम जो है तो तफसीली बातें जो है तो आपके सामने रखी जाएंगी। आज हमारे हालात के ऊपर गुज़िश्ता कुछ महीनों से कॉलेज की तरफ से, कोई कॉलेज की तरफ से मुझे फ़ोन आ रहे और कुछ लोगों ने मुलाकात भी की। क्या साहेब खान पठान साहब, एक आप अच्छे समाज सेवक है और हर जगह आवाज़ उठाते हैं और हक़ की आवाज़ उठाते हैं, क्या इस विषय के ऊपर बात करना है? क्या उन्होंने कहा कि मेरे को देखो हर कॉलेज के अंदर ये नहीं, औरंगाबाद ज़िले की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर का जायज़ा ले लो। आप बोले क्या महाराष्ट्र के अंदर पूरे कई ऐसे कॉलेज है क्या जो आज नशे का जो है तो नौजवान बच्चे, जो नौजवान पीढ़ी जो है तो नशा के अंदर मुब्तला है। और ऐसा नहीं है क्या 2-4 बच्चे, तकरीबन कॉलेज के अंदर ऐसा मामला चल रहा है, तकरीबन 50% कहीं 30% कहीं 80% कहीं ऐसे टक्केवारी के अंदर जो है तो नशा के अंदर हमारे नौजवान मुब्तला है। तो इसलिए मेरे को आज ये सरकार को भी इसके बारे में पैगाम पहुंचाना है और सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा कानून नया बनाना चाहिए कि ताकि जो है तो आने वाली हमारी नस्ल को, हमारी पीढ़ी जो है ऐसी जो है नशे से जो है तो वंचित रहे, नशा से जो है तो मुक्त हो जाए और नशे से छुटकारा मिले। तो इस विषय में मुझे आज इससे आपको चर्चा करना है। तो असल मकसद मेरा बताने का मेरा मकसद है अंसारी साहब, आज मैंने एक जायज़ा लिया कई औरंगाबाद शहर के कॉलेज का, क्या मैं वाकई में जो इसके अंदर सच्चाई कहाँ तक है, जो मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं या फिर कोई मज़ा लेने वाली बात कर रहा है या कोई मजाकली बात कर रहा है, तो रियलिटी क्या है मैं अपनी नज़रों से देखूं और वाकई में इसके ऊपर समझूं और वाकई में मीडिया के माध्यम से मैं ये बात बताऊं। तो आज मैंने तकरीबन कई कॉलेज के अंदर ऐसा जायज़ा लिया है, कई कॉलेज के अंदर, तो वाकई में जो है तो अंसारी साहब ऐसे कॉलेज जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर है, कहीं 80% जो है तो नौजवान नशे के अंदर मुब्तला है। अब नशा एक ही नशा नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स का नशा हो रहा, आपने गांजे का नशा है और कौन सी बटन गोली आती है उसका नशा है और तमाम नशे के अंदर वहाँ के नौजवान बच्चे मुब्तला है और वहाँ के जो आज प्रिंसिपल भी जो है तो अनदेखी कर रहे, नज़रअंदाज करते। कभी उसके बारे में मैंने जायज़ा लिया हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ और इंशाअल्लाह वो कॉलेज के अंदर मेरे 2 दिन के अंदर या ये पीर मंगल के दिन इंशाअल्लाह मेरी वहाँ पे जो है तो इंक्वायरी भी होंगी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से और उसका पूरे औरंगाबाद के अंदर क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मुहिम चलाया जाएगा कि तमाम नशा के अंदर कॉलेजों के अंदर कर्मचारी हो चाहे फिर कोई भी अधिकारी हो, इसकी भी पूरी जायज़ किया जाएंगी और सरकार के अंदर दरख्वास्त किया जाएंगे कि इसके अंदर एक कानून बनाया जाए कि ताकि कि कोई आने वाले हमारी पीढ़ी ख़राब ना हो सके। अब कानून क्या बनाया जाए? कानून बनाना ऐसा चाहिए कि चाहे भी वो सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी कर्मचारी हो, कानून ऐसा बनना चाहिए कि ताकि ये जनता को भी इसका नुकसान का खामियाना भुगतना पड़े। कानून ऐसा बनना चाहिए कि उसकी 3 महीने के अंदर उसकी खून की रिपोर्ट जाँच होना चाहिए। अच्छा, अगर से खून रिपोर्ट के अंदर अगर से उसके जो केमिकल उसके जरासीम होते अगर से पाए गए तो उसको वार्निंग दिया जाए, फिर दूसरे मरतबा 3 महीने के बाद देखिए फिर पीता है फिर उसको वार्निंग दिया जाए, फिर तीसरी लास्ट वार्निंग अगर से इसके बाद अगर से आपकी खून के अंदर कोई विटामिन ऐसे जरासीम मिलते हैं तो हम डायरेक्ट आपको सस्पेंड करेंगे। तो ऐसा कानून बनना चाहिए। और कॉलेज का भी, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज के अंदर जो नौजवान नशे के अंदर मुब्तला है, नशे के अंदर जो नशे के अंदर धूत रहते हैं और उसके अंदर जो है तो बलात्कार जैसे मामला, छेड़खानी के मामला तमाम जो है तो कॉलेज के अंदर। देखो अंसारी साहब, अपने माँ बाप बड़ी मेहनत से
अपनी बड़ी जद्दोजहद से वो एक उम्मीद रखते हैं, एक उनकी एक आशा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई तमाम जो है तो मेरा बच्चा IAS बनेगा, IPS ऑफिसर बनेगा। तमाम जो है तो अपने बच्चों के माँ बाप की जो है तो तमन्ना ही होती है। और नौजवान बच्चे, आज की नौजवान पीढ़ी के बच्चे जो तो ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो ऐसे होने के बाद वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेंगे अंसारी साहब। तो इसलिए भी मैं सरकार से अदबन गुजारिश है कि अब पूरे कॉलेजों का, स्कूलों का, महाराष्ट्र के अंदर हर कॉलेज के अंदर उनका भी खून का रिपोर्ट निकाल कर उसको भी जांच किया जाए, उनको भी वार्निंग दिया जाए। अगर से 3 वार्निंग के अंदर वो कॉलेज के बच्चे मानते हैं, नहीं मानते तो इंशाअल्लाह उसको जो है तो वहाँ से बर्खास्त किया जाए। बाबा, लेकिन हम पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप भी देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन भी कहने की कड़क कार्रवाई करता है, धर दबोचता है और उनके ऊपर कार्रवाई होती है, केसेस होते हैं। पुलिस तो कार्रवाई करती है ना बाबा, ऐसा नहीं कि पुलिस खामोश बैठी हुई है। अंसारी साहब, मैं मेरे मोहल्ले की बात बता रहा हूँ। मैं आप कौन सा मोहल्ला आपका? मैं नारेगांव में रहता हूँ। अच्छा। और मेरे नारेगांव की बस्ती 50 से 55-60 हज़ार की आबादी है। अच्छा। आप तुम बोलते हैं पुलिस प्रशासन जो है तो कह रही। अब मैं मेरे मोहल्ले की बात कर लूँ, दूसरा मोहल्ला तो जाने दो आप। मेरे मोहल्ले के अंदर तकरीबन वहाँ मटका चलता खुलेआम, क्लब चलते खुलेआम, वहाँ गांजा बिकता खुलेआम, दारू बिकती खुलेआम, सुने क्या, तमाम नशे की चीज़ें वहाँ खुलेआम बिकती है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये आंखों पे पट्टी नहीं है तो क्या है प्रशासन की? मैं मेरी मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे मोहल्ले के छोड़ दो, मैं जा रहता हूँ, खुलेआम चल रहा है वहाँ पे। हम देखते हैं कि भैया शराब की दुकान है, इलीगल शराब की दुकान। हमारे पुलिस स्टेशन, MIDC पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जितने पुलिस स्टेशन के कर्मचारी हैं, तो हमारा पुलिस स्टेशन जो चलता है खानगी दलालों के बुनियाद पर चलता है। वहाँ खानगी दलाल बहुत ज़्यादा है हमारे नारेगांव के अंदर, तो उन बुनियाद के ऊपर वहाँ का पुलिस स्टेशन का मामला चलता रहता है। मैं मेरी जाजी तो आप बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन देख रही है, ऐसे तो कई कैसे इलाके हैं अंसारी साहब पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर, कई खुलेआम जो है तो शराब, नशा, जो तो गंजे पत्ते के क्लब, बड़े बड़े क्लब चल रहे हैं कई इलाके के अंदर। आप देख लो, अगर से आप आम जनता को, जैसा मैं प्रेस वालों को लेके फिरूँ ना, तो औरंगाबाद के अंदर ऐसे कम से 100 जगह ओपन कर दूंगा मैं, क्योंकि हमको अधिकार भी है, हम मानव अधिकार के लोग हैं। अगर से मैं घूमा भी और पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर खुलेआम चल रहा है, ऐसा खुलेआम चल रहा है। तो अब मैं मेरी मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, खुलेआम चल रहा है। आप जैसे भाई पुलिस प्रशासन दिख रही है, तो यही मामला है। इसके क्या, इसके वजह पीछे क्या राज है? इसकी वजह यही है जो खानगी दलाल होते हैं वही पुलिस स्टेशन चला रहे हैं। बाबा, लेकिन जब आप एक मानव अधिकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आप एक मतलब एक जो भी है, तो फिर आपका काम है कि जब आप इतने बड़े पद पे है, जो भी है, तो आपका काम है डायरेक्ट कमिश्नर साहब से अकेले में मुलाकात करना। कर सकते हैं ना आप? ये मेरा कार्ड आप पढ़ते हैं, मेरे को कौन सी पोस्टिंग है आप देख सकते हैं, पढ़ो आप। बात करके बोल रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, सुने क्या, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी है मैं महाराष्ट्र का। नहीं, तो मेरा वही बोलना है कि जब आप इतने बड़े पद पे है, तो फिर आपने पुलिस कमिश्नर साहब से अकेले में जाके मुलाकात कर सकते हैं ना। पुलिस कमिश्नर साहब भी जो है तो उस पर बहुत कड़े कार्रवाई कर रहे हैं। मैं छप रहा है। अभी देखो, मैं इलाका बताता हूँ आपको। एक इधर का कुछ कॉलेजों का मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कॉलेज औरंगाबाद के अंदर जो चल रहे हैं, वहाँ पे 80% जो है तो नशा है। और उसके बाजू में जो है तो कॉलेज के बाजू में राइट की साइड को 3-4 जो है तो अच्छे वहाँ पे जो है तो अफीम मिलता है, गांजा मिलता है, चरस मिलता है, अफीम मिलता है, बेचने वाले। सुने क्या, आप इसलिए हम नहीं बोलते कि भाई दुश्मन हमारे जो है तो दुश्मन ये तो आज कुछ भी कर सकते हैं, हमको डर है ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के लोग भी है। आप खुदा ना खास्ता आज हम यहाँ बैठे, पीछे से आएगा घाव मार देगा, ये कौन लेता? मैं भी, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरा भी एक परिवार है, हमको भी डर लगता है। ऐसे नहीं, हमको भी जान है, लेकिन कभी भी हम पर हमला हो सकता है, इसलिए हम जो है तो हम डरते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन बाबा, एक बात है कि आप इसकी रिपोर्ट जो है तो पुलिस प्रशासन के पास ऐसी सुविधा भी है, अगर आपको कोई जान को धोखा है, कुछ है, तो आप गोपनीय रिपोर्ट दे सकते कमिश्नर साहब सीधे तौर पर। क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, इंशाल्लाह मुझे अभी जो है तो गोपनीय रिपोर्ट में दूंगा, कैसे कौन से इलाके के अंदर खुलेआम जो है तो चरस, गांजा, अफीम और पत्तों के क्लब चल रहे हैं। तो मैं तकरीबन वहाँ पे मैं ऐसे 40 से 45 जगहों का जो है तो हमारे कमिश्नर साहब को जो है पूरा निवेदन दूंगा कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अगर से नहीं होता है तो ये तमाम जो है तो अच्छे बोतेवर लोगों के सामने ये बात रखी जाएंगी। अगर से इसके पुलिस इसके हरकत में आती है और इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम भी सरकार के साथ में है,
अगर से मेरे लेटर देने के बाद मैं गुप्त लेटर दूंगा, गुप्त लेटर देने के बाद अगर से सरकार नहीं मानती है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। फिर चाहे जान जाए, चाहे कुछ भी हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए फिर कोई परवाह नहीं करते हुए अगर से मेरी जान भी चली जाए, अगर से बुराई को रोकने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा मगर एक बात है, जैसा आपने जो भी कॉलेज के बारे में जिक्र किया, अच्छा करे आपने नाम नहीं लिए, मगर मेरा सवाल ये है वहाँ के ज़िम्मेदार जो भी है, मतलब आज तरह के जो लोग आपको फ़ोन करके बोले, तो आपने उनको राय नहीं दी कि किसके बारे में अच्छे अंदाज से पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करो? वो डरते हैं। और एक बात बोलो अंसारी साहब, बहुत महत्व की बात है, ऐसे नेता के इन्होंने नाम लिए, ऐसा नेता का नाम लिए उन्होंने, मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, मेरे पैर की ज़मीन खिसक गई और मेरा ज़मीर अंदर से मर गया। क्या भाई वही नेता जो है उसके नेतृत्व के अंदर ये नशा चढ़ रहा है? तो अब इसके बारे में खामोशी में मैं वही तो बोला ना कि भाई अगर आप सच में समाज सेवक है, आप नई पीढ़ी को नशे से बचाना चाहते हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं एक साथ में कि भाई हमको भी जानकर डर रहता है, तो हमारे पास पुलिस पे ऐसा प्रावधान है कि आप खामोशी में गोपनीय तरीके से सुझाव दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, या पुलिस प्रशासन सक्षम है, ऐसी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। देखो अंसारी साहब, महाराष्ट्र के अंदर मैं मेरे तजुर्बे के एतबार से बोलूँगा, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया साहिब खान पठान ने जी, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले मैंने चलाया जी। तो मेरा नशा मुक्ति अभियान के ऊपर जलगांव के अंदर पीआई ने जो है, बड़े बड़े अधिकारी, डीसीपी ने उसका अभियान चलाए, भुसावल में चलाए, बीड़ में चलाए, लातूर में चलाए, कई लोगों ने कई जगह, बम्बई जैसे इलाके के अंदर मेरा जो है नशा मुक्ति अभियान चलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को इसके अंदर फ़ायदा भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है आगे भी चलेगा। लेकिन हम पहले जो सबसे पहले हमने नशा मुक्ति अभियान जो औरंगाबाद शहर से जो चालू करे थे, इसकी तंजीमें और इसके देखा देखी जो है तो कई इलाकों के अंदर पूरे इंडिया लेवल पे ये है नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और चलना भी चाहिए। और हक के लिए, नशा के लिए हर आदमी ने इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे अकेले का भी ये मसला नहीं है, तमाम जिम्मेदार लोग औरंगाबाद शहर के, तमाम अच्छे अच्छे जो है तो अपने आप को मोतेबर बोलने वाले लोग, अपने आप को जो है तो मुसलमानों को लीडर बोलने वाले लोग और तमाम जाति के लोग, तब मैं मेरी मज़हब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर तमाम जाति के लोग, उन्हें अपने मज़हब के बारे में सोचना चाहिए। अंसारी साहब, एक बात बताता हूँ मैं, आज ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते मुसलमानों को ही नुकसान नहीं पहुँचा है। तुम क्या समझ रहे, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को भी बहुत नुकसान पहुँच रहा है। आज हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति जो हिंदुस्तान में जो चल रही है ना, इसके वजह से अरे हिंदू भाई एक पीढ़ी दूर चले गए, पीछे चले गए एक पीढ़ी। आज मोदी सरकार ने जो है तो हिंदू भाइयों को भी एक पीढ़ी दूर कर दिया है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। उनके नौजवान बच्चे भी जो है तो गलत दिशा में चले गए। आज कोई मामला नहीं रहा। आज सरकार तो चाहती है कि भाई चाहे कोई भी मज़हब का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, कोई मागासवर की हो, कोई बंजारा समाज का, तमाम जाति की बात कर रहा हूँ। ये सरकारें कोई भी आती है वो तो चाहती है ये ग़ुलाम बने रहे और हमारी वाह करते रहे, हमारा झंडा फड़काते रहे। वो सरकारें, कोई भी सरकारें नहीं चाहती कि नीचे तबके के लोग ऊंचाई पर पहुँचे और उनकी सब, अगर से वो अच्छे पढ़े लिखेंगे, तजुर्बेकार रहेंगे, पूरी मालूमात होंगी, तो फिर सरकार की जो खामियाँ है, सरकार की जो खामियाँ है उनके समझ में नहीं आएंगी। तो सरकार ही नहीं चाहती कि इन्होंने अच्छे पढ़ ले, इनको नशे के अंदर चलना पीने दो, खामोश रहो। अगर से सरकारी चाहिए ना तो ये जो नशा चल रहा है ना, सरकार इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन कभी लेती है तो यकीन मानो नशा मुक्त हिंदुस्तान से कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का ये नशा मुक्ति अभियान करने में मिनटों में कर सकती है, लेकिन सरकार ही खुद चाहती नहीं है कि ये नशा मुक्त का जो है तो मुक्ति हो जाए और ये हमारी गुलामी से, ये हमारी गुलामी करते रहे, सरकार यही चाहती है। लेकिन बाबा एक बात ये भी है कि हमने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, जो गृह मंत्री भी है, वो भी बहुत इसमें बारे में आक्रामक है, वो भी बहुत कड़े निर्देश दे रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस को, और तमाम महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर हरकत में आई हुई है। ऐसा नहीं है, हम पेपर उठा के देखो, समाचार उठा के देखो, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसा आप लोग, मेरा सवाल सीधा ये है कि जब आपको इतनी जानकारी है सारी बातें, तो फिर आप सीधे तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ के काम क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपका मकसद तो नेक अच्छा है। और मैं मानवाधिकार का भी आदमी हूँ ना। नहीं भैया, पुलिस के पास पुलिस एक ऐसी ताकत रखती है कि टाइम आने पे जांच के लिए बड़े खबर के मुद्दे उखाड़ लेती है। जब इतनी हमारी पुलिस की ताकतवर है तो उसकी मदद लो ना, आप साथ में काम करो।
नहीं, मेरी पर्सनल एक राय है। तुम्हारी राय जो है, आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले रहे हैं, पेपरों में छप रहा है, देख रहे हैं। अब एक मिसाल देता हूँ मैं, झांसी के अंदर जो घरकुल योजना जो मोदी सरकार ने निकाली थी, तो एक लेडीज़ की एक बहुत बड़ी इतनी बड़ी फ्रेम में फोटो छपेटी और कहा गया कि देखो इसको घरकुल दिया गया, और तमाम ये बात चर्चा हिंदुस्तान के मीडिया के जो बड़ी गोदी मीडिया तो बताती नहीं है, आतंकवादी आज की जो गोदी मीडिया है तो मैं आतंकवादी ही बोलूँगा उसको, और जो देश का माहौल ख़राब करता है मेरे नज़रों में वो आतंकवादी है। जो माहौल देश का ख़राब करता है वो मेरे नज़रों में जो है तो आतंकवादी है, और जो भाईचारगी का अच्छा पैगाम पहुंचाता है मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा मोतेबर इंसान है। मैं उसको अच्छी कहूँगा। ये गोदी मीडिया जो तो मैं इनको आतंकवादी कहूँगा। भले आप मीडिया के माध्यम से बता दो, पर हिंदुस्तान देखता है, जो भी होगा देखा जाएगा। असल में जो है तो पूरा पम्पलेट छपा गया था और गया बताया गया तो इनको घरकुल मिला है। जब उसकी चौकसी हुई, सोशल मीडिया वाले वहाँ पहुँचे, जब पूछा गया उनको कि ये फ़ोटो आपको घरकुल मिला है, कहा कि नहीं मैं ये झोपड़े में रहती हूँ। आज की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। ये सरकार जो पाखंडी सरकार है ना, ये जो लोगों को दिशा भूल करने वाली सरकार की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। ये घरकुल जो है तो आपको मिला, कहा कि मैं ये झोपड़ी में रहती हूँ। जब सोशल मीडिया वाले ने जब जायज़ा लिया तो गरीब के पास 4 बर्तन थे, एक स्टू था और एक झोपड़ी सी थी, तो मुझे घरकुल नहीं मिला है। लेकिन ये फ़ोटो किसकी है, कहा कि ये फ़ोटो मेरी है। ये फ़ोटो का कहा कि जो मुझे पता नहीं है मेरी फ़ोटो कब ली गई थी। तो ऐसी ही देवेंद्र फडणवीस का काम है, चिल्लाना, पेपरबाजी करना, मीडियाबाजी करना, अमल उसके अंदर ओरिजिनल अमल वजूनी कुछ नहीं करना, दिखावा करना है। ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं, ये बोल वचन है, ये तोंडी है। अमल के अंदर जो अगर प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल असल में उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताना तो वाकई मान लो इन्होंने जो तो नशा मुक्ति अभियान के ऊपर बिल्कुल, आज वो गृह मंत्री है, एक झटके में पूरा जो तो हिला सकते, आज मुख्यमंत्री है। सब कुछ इनके अंदर हाथ में पावर है, एक मुख्यमंत्री का भी है, गृह मंत्री का पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मिसाल ले लो, मेरे नारेगांव के अंदर खुले आम पत्ते चढ़ रहे हैं, खुले आम क्लब चढ़ रहे हैं, खुले आम भू माफिया ज़मीनों के कब्जे कर रहे हैं। आज गरीबों के अंदर कहीं जो तो हमारे नारेगांव के अंदर भू माफिया की बात कर रहा हूँ, नारेगांव के अंदर रहने वाले लोग कई गरीबों के फ्लैट ज़मीन बेच डाले। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? कई मरतबा MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर वो सामने वाले के नियोजन कंप्लेन दी गई है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। तो मेरा बोलने का मकसद है, फौरन जो तो वाक़ईत में उसकी सही तहकीकात करके, उसकी सही जांच करके, वाकई में रियल है क्या गलत है, तो गलत का है, सही का सही है। अगर सही है तो गरीब सामने वालों को सरकार ने इंसाफ दिलाना चाहिए। नहीं तो आज वही हो रहा, हमारे पुलिस स्टेशन में अंदर जो मामला चलते रफा दफा हो जाता है, उधर के उधर बाहर के बाहर हो जाते। कई सैकड़ों फ्लाटा जो है भू माफिया ने जो है तो ऐसे ही बेच डाला। नारेगांव की बात कर रहा हूँ मैं। तो सरकार यही मामला है अंसारी साहब, ये चलता है बाबा। लेकिन एक बात है, जब नारेगांव का आपने जिक्र किया, हम भी कई बार नारेगांव आते जाते हैं, लेकिन आप अकेले वहाँ नहीं, और भी क्योंकि समाज सेवक जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनकी नज़र में बात नहीं आ रही? जैसा आप इतना चिल्ला के बड़े, आप बोलो तो मिर्ची लग जाएंगी अंसारी साहब। मैं आपसे पूछ रहा, आपको मैं खोल के नहीं बोलूँगा, ये सरकार का काम है। सुने क्या, कौन करता है? आप जो बोलते जिम्मेदार, क्या है जिम्मेदार वहाँ पे? बताइए। आप इतना बड़ा एरिया का नाम, अरे बताइए नारेगांव में कौन जिम्मेदार है, बताइए आप। ये मैं आपको एक तो बताइए जिम्मेदारी, वहाँ के रहने वाले हैं। नारेगांव के इलाके के अंदर कौन एक ऐसा कौन सा शख्सियत है जो जिम्मेदारी को निभाता है, बताइए आप। एक का नाम गिन के बताइए, मैं मान लूँ कि वाकई में अंसारी साहब वाकई में आप न्यूज़ कवर करते हैं और वाकई में हमारा जो है तो ये नारेगांव के लिए बिल्कुल सक्षम है, और नारेगांव के अंदर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। क्या फिर दिखावा नहीं करता है या फिर पोस्टरबाजी नहीं करता है, वाकई में काम करने में सक्षम है। मैं मान लूँ नारेगांव के अंदर वाकई में नेता है और काबिल नेता है। बताइए एक का नाम लीजिए आप। जैसा अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अच्छे काम के लिए जान भी दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो फिर क्या माना जाए कि साहब का पठान एक अच्छे नेक काम के लिए 2-4 दिन के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब के अंदर पूरी गोपनीय जानकारी लेके अकेले में मुलाकात करके जो भी हालात ख़राब हो उसको बचाने का काम करेंगे? मैं खुद से पूछ रहा हूँ आपको। देखो, अच्छे काम के लिए मेरी जान भी चली जाएगी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। हर आदमी तो गुनहगार है अंसारी साहब, कोई दूध का धुला नहीं, मैं मेरी भी बात नहीं करता हूँ। लेकिन हकीकत में आदमी ने जो गुनाहों से तौबा कर ले, इससे बड़ा अफजल आदमी कोई नहीं हो सकता जी। जो गुनाह उससे होते और उन्हें तौबा कर लिया कि वाकई में जो मेरे से गुनाह हुआ है और मैंने ये गुनाह किया है, और बेहतर है जल्द से जल्द जो है तो गुनाह उससे तौबा कर ले। जल्द से जितना जल्दी करेंगे पता नहीं, मौत का भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब पकड़ ले तुम्हारे। सुने क्या, तो असल में वही आदमी है, गुनाह का यानी पे दूध का धुलाव कोई भी नहीं है। लेकिन असल में जो आज हमारे नारेगांव के अंदर
नारेगांव के इलाके के अंदर बहुत ज़मीनों के अंदर जो चल रही है और नशाखोरी चल रही है, और बाद इलाकों के अंदर भी जो कॉलेज के अंदर जो चल रही है वो कॉलेज का भी जायज़ा लिया जाएगा, और इसके पीछे किसका हाथ है और बेचने वाला कौन है, कौन सा लीडर है, इसके ऊपर कौन से लीडर का सर पे हाथ है, इसकी भी पूरी जांच होंगी और इसकी भी पूरी तहकीकात किया जाएंगी। अगर से ऐसा नहीं हुआ तो मैं कमिश्नर साहब के खुद सामने ऑफिस के अंदर एक आमरण उपोषण करूँगा। तो बुराई को रोकने के लिए आदमी ने थोड़ा जद्दोजहद भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से मुझे कहीं ना कहीं जो है तो इसका इंसाफ मिलेगा और औरंगाबाद शहर के अंदर नशा मुक्ति का मामला दूर हो जाएगा। आने वाले हमारे शहर के अंदर आपके ऐसे लोग बहुत हैं जो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपना अभियान चला रहा है, उनको क्या आह्वान करेंगे, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से कमेटी बनाना चाहिए, किस तरह से मिलकर काम करना चाहिए, कोई आपके तरफ से कोई राय देंगे आप ऐसे? देखो, मैं तो इस्लाम तो नहीं लगाऊँगा अंसारी साहब, मैंने बहुत देखने को मुझे मिला है और सुनने को भी मिला है। आज जो भी आवाज़ उठाता है अल्लाह माफ़ करे, वाकई में आदमी ने दिल से काम करा और अल्लाह के लिए करा और इखलास से करा तो यकीन मानो बुराई कहीं भी नहीं रहेगी। कुछ नेता आवाज़ उठाते सिर्फ इसके लिए कहीं ना कहीं हमको माल उठ जाए, कहीं ज़मीन भू माफिया के बारे में आवाज़ उठाते तो ये हमको माल ना मिल जाए, नशे की शराब की दुकानों पे आवाज़ उठाते हमको माया मिल जाएंगी, और मिलती है और लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। सुने क्या, ये दबे हुए लोग हैं, मैं खुलेआम इस्लाम लगा रहा हूँ। ये लोग खुलेआम जो है तो रिश्वत लेकर दब जाते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। जहाँ बुराई है उसको आवाज़ हक तक नहीं है ना, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए कि ताकि जो है तो कम से कम कोई नामे अमाल में तुम्हारे नेकियां लिखा जाए कि वाकई में इन्होंने बुराई को रोकने का काम किया था। ये तो जो है तो मेरे को कहीं भी देखने को मिला है जहाँ ज़मीनों के हो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हुंदो, यानी फिर कोई ज़मीनों का हुंदो, या फिर शराब की दुकानों का हुंदो, यानी फिर बुराई का जो है तो नशे का मामला हुंदो, या फिर क्या फिर काला बाज़ारी जो है तो राशन की दुकान पे काला बाज़ारी हुंदो, ये तमाम लोगों को देखने को मिला मुझे। ये आवाज़ उठाते तो सही है लेकिन आखिरी में उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। समझ में आता है कि इन्होंने कहीं माया जाल बिछाई थी और माया लेकर खामोश बैठ गए, माया जाल गले में डाल लिया और अपनी ज़बान को ताला मार दिया और खामोश लेके बैठ गए। बाबा, एक सवाल एक पर्सनल तरफ से कहूँगा मैं कि हम जब वक्फ बोर्ड के ऐसे देख रहे हैं, हमने मतलब मुसलमान रोडों पे आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, जैसा आपने कहा जानकारी दी उसके मुताबिक सवाल कर रहा हूँ। इसमें जैसा बता रहे कि भाई बहुत से सभी समाज के बच्चे नशे में शामिल है, फिर हमारे जो इस्लामी संगठन है ये मतलब ये तो आवाज़ उठाते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन वही ताकत के साथ जैसा आपने ज़मीन का वक्त में जिक्र किया, वक्फ का जिक्र किया, तो फिर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं, जैसा अभी आपने जिक्र किया, उसकी बिना पे सवाल है मेरा। देखो, ये तो हमारे सबसे पहले मैं कहूँगा ये जो वक्फ ज़मीन थी हमारे बेवाओं का, यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक था, ये उनका हक था। और ये वक्त इसलिए कि अल्लाह के लिए जो वक्त की थी ये अल्लाह की ज़मीन है, और वाकई में जो इस ज़मीन का जो हमारे गरीब यतीम मिस्किनों को जो पहुंचना चाहिए था, आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीब, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई मिस्किन, कोई गरीब, यानी कोई गरीब से गरीब किसी को ये हक नहीं मिला। ये अल्लाह का अज़ाब है, मैं तो कहूँगा ये अल्लाह का अज़ाब है। कोई चीज़ अगर से किसको हकदार को हक नहीं दिया जाता है तो अल्लाह उसके ऊपर अज़ाब नाजिल कर देता है। तो मैं बोलूँगा तो ये वक्फ ज़मीन के ऊपर अज़ाब की शक्ल के अंदर अल्लाह ने हमारे ऊपर ये अज़ाब मुसल्लत कर दिया, और आप तुम जो है तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे। मैं तो कहूँगा हकीकत में ये अज़ाब की शक्ल में अल्लाह ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिया है, और आप तुम रो रहे हैं, जबकि तुमने गरीबों का हक छीना, यतीमों का हक छीना, या मिस्किनों का हक छीना। ये छीनने की बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हारे आप पर जो है अज़ाब को मुसल्लत कर दिया, और आप तुम रोते फिर रहे। इससे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप तुमको एक ही मामला करना है, जो भू माफिया ने ज़मीन अभी सरकार के हाथ में चलेगी, मुझे तो नहीं लगता कि भाई इसके ऊपर जो है तो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे उम्मीद तो 100% नहीं है। अल्लाह करे, मैं दुआ है कि अल्लाह वाकई में जो है तो मुसलमान के हक़ में अल्लाह फ़ैसला कर दे। ये तो मेरी दुआ है, बदगुमानी तो नहीं, लेकिन मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला कर दे। लेकिन आज की पाखंडी सरकार के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि मुसलमानों के हक़ में वक्फ बोर्ड की ज़मीन के हक़ के अंदर फ़ैसला होगा। अगर से नहीं होता है तो मुसलमानों ने इसकी कमेटी हर जगह बनाना चाहिए, कमेटी बनाकर सरकार को इसकी इत्तला देना चाहिए। जो भू माफिया ने ज़मीन जो बेचा था वो ज़मीन को जो है तो अपने ताबे में लेके वक्फ को दिया जाए, और आपकी निगरानी में भी क्यों लगती है, लेकिन वक्त को वापस किया जाए। पूरी हज़ारों का जो
लाखों यानी 13 लाख एकड़ ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर है। अगर से 13 लाख एकड़ ज़मीन अगर से सरकार अपने ताबे में लेती है और ये ताबे में लेके वक्फ बोर्ड की जो तो सपुर्द करती है और आपकी निगरानी में होती है, अब सरकार ने ये करना चाहिए। जो वक्फ ज़मीन गरीबों का हक है, गरीबों को हक देना चाहिए। जो बेघर है उसको घर देना चाहिए, उसको घर बना के सरकार ने देना चाहिए। आप देखो, मैं एक बात बताता हूँ, एक मिसाल है। जो बेरोज़गार होता है, एक कोई बेरोज़गार हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार की कि उसको रोज़गार दे। चाहे फिर वो कोई भी किस्म का रोज़गार करने वाले हो, तो आज तो रोज़गार तो दे रही नहीं सरकार, उनकी रोज़गार छीनने का काम कर रही है, उनका रोज़गार छीन ले रही है। आप देखो टपरिया वाले जहाँ है जगह पे टपरिया उठाने का काम कर रही है, अरे उसका पहले रोज़गार का इंतज़ाम करो। अब मच्छी वाले इनका जो है तो वहाँ पे उठाने का काम कर रही है, पहले यार तुम उनको रोज़गार का इंतज़ाम करो। तुम हटाओ, हक है तो आती कर्मांग है, तो मैं मानता हूँ आती कर्मांग है, कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसको भी जो होता है हिकमतन काम करना चाहिए कि ये अगर से इनको हम हटाएंगे, इनका परिवार इनके पीछे है, इनकी ख़ानदान, इनके शादी ब्याह इनके पीछे है। सरकार का जिम्मे पहुँचता है कि उनके ऊपर जुल्म करे, उनको तोड़ फोड़ करे और उनके गाड़ियों को तोड़ फोड़ करे, ये उसका जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने तो सबसे पहले कि सरकार हमारे से चुनकर आती है, तो सरकार ने भी जो है तो जनता का काम करना चाहिए। पहले उसको रोजी रोटी का इंतज़ाम करना चाहिए, बस बाद में अति कर्मा करना चाहिए। ये तो पहले अति कर्मा के कर लेती है और बाद में वो बेघर हो जाते, फिर सरकार बोलती है हम क्या करेंगे। तो मेरा मसला ये है। बाबा का आपसे सवाल ले लेता हूँ कि जैसा आपने अभी कहा और कई लोग कह रहे हैं कि वक्फ़ी ज़मीन को लूटा गया, गरीब मुसलमानों को नहीं मिला, सारी बात है, ये आप भी कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा, मीडिया में छपा। फिर सवाल ये, फिर मोदी जी ये भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए एक्शन में आ रहे हैं, मोदी जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आप ये फिर मुसलमानों के बड़े बड़े लोग बुरा क्यों लग रहा है? जब आपने काम नहीं किया, मोदी सरकार काम करे, फिर आपको बुरा क्यों लग रहा? देखो भाई, बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है फिर आपको? क्योंकि मोदी सरकार के नियत में खोट ही है। अब पहले क्या चल रहा था? फिर सवाल ये ना, फिर पहले से भी खोट है ना। नहीं। हाँ। सरकार ये बोल रही है, ठीक है, 2 मिनट कैसे मान ले कि मोदी सरकार के इसमें खोट है, फिर जब तक जो भ्रष्टाचार चला 35-40 सालों में, फिर ये क्या था? ये खोट थी नहीं तो क्या था फिर? अरे सरकार के नियतों में खोट ही रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जो मुसलमानों ने करे उसका क्या है फिर? अरे मैं तो वही तो बोल रहा ना अंसारी साहब, ये मुसलमानों ने बेचे। अच्छा, ये बेचे मुसलमानों ने, और 100% मुसलमानों ने बेचे। आप देखो गंगापुर का इलाका ले लो जी, गंगापुर का इलाका, वहाँ बेचने वाला कौन, वहाँ गंगापुर का अध्यक्ष कौन था, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी का करके, ये जनता खुद पूछेगी कौन सी पार्टी का करके। पूरी ज़मीन बेच डाला उसने, वक्फ बोर्ड की ज़मीन। गंगापुर की ज़मीन जो है वहाँ की प्लाटिंग गिराकर वहाँ का शहर का अपने वहाँ का अध्यक्ष, मैंने गंगापुर का अध्यक्ष है। और अब वो मेरे ज़बान पे तो आ रहा, लेकिन लोगों को रोक देना चाहिए। तो कोई बात, रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर जनता को सबको मालूम है, सरकार समझ ली। हाँ, वो उनने बेचा पूरी ज़मीन, वहाँ की बेची वक्त ज़मीन। बेचने वाला कौन? अब हैदराबाद के अंदर ले लो, कई ज़मीन जो है तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वो कहाँ है, कौन है, किसके ताबे में, मैं नाम नहीं लूँगा, सब जनता जानती है। यहाँ जो है तो खुलदाबाद का ज़मीन बेचने वाले कौन थे? एक फतियाबाद का जो है वहाँ की ज़मीन बेचने वाले कौन था, कौन से किसके लिए ये थे, अरे बेचे किसको? ये तमाम बेचने वाले तमाम पार्टियाँ की लोग हैं, राजकारणी लोग हैं, सियासी लोग हैं। इसमें सरकार को भी दे, आधो थारो आधो मारो, चल आधे तू ले आधे मैं लेता हूँ, सरकार को फ़ायदा पहुँचता, पैसे घर बैठे आ रहे, चलो करो, भ्रष्टाचार चढ़ा तो हर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। यही चलता है अंसारी साहब, आधे थारो आधे मारो, ये चल रहा है बिल्कुल। 10 लाख आए तो 5 लाख तेरे, 5 लाख तेरे, 1 करोड़ आए तो 50 लाख तेरे, 50 लाख मेरे। ये बेच के खा गए लोगों ने, करोड़पति बन गए। आम जनता भूखी मर रही है, बेवा यतीम फिर रहे हैं, मिस्किन फिर रहे हैं, भीख मांगने वाले भीख मांग रहे हैं, ये ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। हमारा जैसा बोलने को गया, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख 2 5 10 लाख रुपए उसको दे देते, उसकी ज़बान बंद कर देते। ये नेतागिरी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। तुम खामोश बैठो, आवाज़ मत उठाओ, ये लो 5 लाख रुपए पकड़ो, वो खामोश बैठ जाता, उसके जेब में पैसे आ जाते, वो घर में पीछे रख लेता। कोई गाड़ियाँ ले रहा है 1-1 करोड़ क्या, कोई बंगले बना रहा है 2-2 करोड़ के। ये भ्रष्टाचार चल रहा है साहब, कोई बोलने वाला नहीं है। हक बात करने वालों को जो तो लोगों को आंखों में सलता है, सच्ची बात करने वाला आंखों में सलता है। और इमाम के लोग जो है तो इसके अंदर गलत कमेंट डालते, गलत तरीके में बोल रहा हूँ मैं, मेरे कमेंट की बात करूँगा, मैं बेचने की बात नहीं करूँगा, कमेंट की बात कर रहा हूँ। ये गलत कमेंट डालते हैं, ये पाखंडी लोग, ये चोर, ये उचक के लोग गलत कमेंट में डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी कमेंट में कोई डालता है तो उसको जवाब दिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बाबा मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि पुलिस के हिसाब से मिलने वाले वक्त का कायदा मंजूर होगा अपने लोकसभा से, विधानसभा से, जो भी है वहाँ का, आपने राज्यसभा से, सॉरी। तो क्या नए कानून के हिसाब से आप यहाँ के औरंगाबाद की ज़िले की जो मतलब ज़मीन के वक्त भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, नशा के बारे में रिपोर्ट, ये गोपनीय रिपोर्ट जिला कलेक्टर साहब पे, पुलिस साहब को आप पूरी देंगे आप नए कानून के हिसाब से? देखो, हमने पहले भी आपकी मीडिया से माध्यम देंगे क्या आप इसकी? सुनो हाँ करके, हम तो वक्त हक कमेटी बना रहे हैं जी, और हक दिलाने का काम भी करेंगे। हम रिश्वत नहीं लेंगे। देखो अंसारी साहब, एक मरतबा जो है तो इसमें जो है, तो इससे पहले से ADM वहाँ का डीम था तो 10 लाख रुपए मिल रहे थे मेरे को। 10 लाख रुपए आपकी खुलेआम बोल रहा हूँ। वहाँ एक भ्रष्टाचार हुआ था 25 करोड़ का। वहाँ नवे पलंगा बेचे गए थे, नवे हाट बेचे वहाँ के, पूरे नवे एकदम किरल पूरा माल। जैसा हमको मालूम पड़ा, मैंने गले में काट डाल के वो रोका। मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहे थे। पूरे मीडिया वाले गवाह है, 1 रुपया नहीं लिया मैंने, 1 रुपया नहीं। लेकिन वो भ्रष्टाचार को रोका मैंने, वो भ्रष्टाचार रोका मैंने। तो ऐसे ही हमारा जो है तो वक्त बोल का जो है वक्त हक कमेटी जो हम बनाने जा रहे हैं, और पूरी इंडिया लेवल पे इंशाअल्लाह हमारे कई लोग उसके अंदर मौजूद रहेंगे और हक दिलाने का काम करेंगे। और दूसरा जो नशा मुक्ति अभियान जो हमको फिर से चलाना है शहर के अंदर, लोग बहुत से मांग आ रही है। साहिब खान पठान, आपने जो कुछ पहले सालों गिनती जो नशा मुक्ति अभियान चलाया था, उससे महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा पहुंचा था, और पुलिस भी, प्रशासन भी इसके अंदर जो है तो इसमें आई थी, तो उससे कई जनता को फ़ायदा पहुंचा था। अब भी एक मरतबा उठाओ इंशाअल्लाह, अब फिर से हम जो है नशा मुक्ति अभियान चलाने का काम शुरू करेंगे। और पुलिस प्रशासन को भी जहाँ जहाँ नशा चल रहा है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, खुले आम देंगे। चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, देखते ही हैं। जिम्मेदारी जो है वो इंशाअल्लाह देखते हैं, कौन किसको भारी पड़ता है, कौन ताकतवर होता है। तो लेकिन हम ये नशा मुक्ति अभियान औरंगाबाद शहर से इंशाअल्लाह 100% रोकने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर से भी मिलेंगे, तमाम पुलिस स्टेशनों के अंदर जहाँ जहाँ चलता है वो पुलिस स्टेशन में मिलने की कोशिश करेंगे, और उनको निवेदन देने का काम हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से करेंगे इंशाअल्लाह।